हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के बारे में। हम लोगों ने रैंडम वेरिएबल्स को डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसी को मैं कंटिन्यू करूंगी। और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस तो तुम लोगों ने शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सिलेबस में देखा होगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये सारी चीजें हैं। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस वगैरह के बारे में इंट्रो है, एंड नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही कवर होगा और डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम एक बार देखते हैं हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था। हमने देखा था कि जो हमारे रैंडम वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, वो कोई भी तुम्हारे रियल वैल्यूड फंक्शंस होते हैं। रैंडम वेरिएबल जो होते हैं, ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो अगर वो देख लोगे तो काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तुम्हें। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं और उनका डोमेन जो है वो सैम्पल स्पेस होता है। ये चीज मैंने पिछली बार बताई थी। ठीक है, फिर मैंने बताया था दो तरीके के रैंडम वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो डिस्क्रीट में हमारा ये था कि जब तुम्हारे पास फाइनाइट वैल्यूज होंगी, फाइनाइट वैल्यूज इन द सेंस फाइनाइट नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, या फिर हाँ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस, तो उसको तुम डिस्क्रीट बोलोगे। जैसे हमने देखा था नंबर ऑफ हेड्स, सॉरी नंबर ऑफ हेड्स वाली चीज को हमने देखा था, तो इसमें हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम थे। ठीक है, तो इसलिए डिस्क्रीट में था। कॉन्टिन्यूअस में हमने एग्जाम्पल देखा था हाइट्स का, हाइट ऑफ इंडिविजुअल्स, तो वो था हमारा कॉन्टिन्यूअस। तो अब इसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। स्पेलिंग बहुत गलत हो गया है, एक सेकेंड। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को। ठीक है, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल विच कैन अज्यूम अ डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज या फिर आइसोलेटेड वैल्यूज। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी रैंडम वेरिएबल विच अज्यूम्स डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, नोट्स के पर्पज से अगर देखना है तो बाकी इसकी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को पिछले लेक्चर से हुई गई थी। ठीक है, तो अब इसके लिए हमारी टर्म आती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? पहले फॉर्मल तरीके से अगर मैं लिखूं तो जो हमारा मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि सपोज रैंडम वेरिएबल x such that x की तुम्हारी क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, x1 हो सकता है, x2 हो सकता है, x3 हो सकता है, और ये xn तक वैल्यूज ले सकता है। n ये पता होना चाहिए कि n इज नॉट लार्ज। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू x, अब ये क्या है? प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। क्या क्या प्रोबेबिलिटी लेगा ये? हाँ, तो ये क्या क्या वैल्यू लेगा? ये तुम्हारा लेगा p1, p2, p3, ऐसे डिनोट कर रही हूँ मैं। अब ये क्या है? अगर समझ ना आया तो मैं दोबारा बता देती हूँ कि यार x1 पे प्रोबेबिलिटी है p1, x2 पे प्रोबेबिलिटी है p2, x3 पे प्रोबेबिलिटी है p3, xn पे प्रोबेबिलिटी है pn। एग्जाम्पल कैसे लिया था? हम एग्जाम्पल ले लेते हैं वही नंबर ऑफ हेड्स वाला। नंबर ऑफ हेड्स, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था दो कोइंस को टॉस किया तुमने। अच्छा, तो बनाते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है? या फिर हेड 0 होगा, या फिर हेड 1 होगा, या फिर हेड 2 होंगे। दो से ज्यादा हेड हो नहीं सकते और दो से कम, 0 से कम हेड हो नहीं सकते, तो 0 1 2 ही वैल्यू ले सकती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू x। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको अगर मैं नोटेशन से अगर तुम्हें px दिखा दूं तो ये क्या होगा? इसको लिखोगे तुम प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0। जो मैंने लिखा था ना, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू x, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2, ये लिखा है मैंने। ये तुम्हारा देगा ये वाली वैल्यूज। ठीक है, तो बताओ भाई कि 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हमें पता है कि सैंपल स्पेस क्या है अपना, एच एच,
पी टी एच टी टी एच। तो बताओ, जीरो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/4। और दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगेन 1/4। यहाँ से कुछ दिख रहा है? बहुत एक, मतलब क्या बोलते हैं, रूल होता है जो तुम लोगों को पता भी होगा, समझ भी गए होगे अभी तक बहुत ज्यादा लोग, कि भाई P1 प्लस P2 प्लस P3 अगर देखें तो फिर से 1 आ रहा है। तो ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? यहाँ से मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x फॉर x इक्वल्स टू 1 से लेके या 0 से लेके n तक कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, समझ गए? अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ? ये ये जो ड्रॉ किया है ना मैंने, यही है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बस यही है। द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, इसका डेफिनेशन लिख देती हूँ मैं। यार ये जो तुम्हारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स? ऑर्डर्ड पेयर्स है तुम्हारे एक्स आई और पी ऑफ एक्स आई। अब इसका क्या? इसका ये कि यार इसका मैं क्या बोल रही हूँ, सेट सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स जो है, इसको ही क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये वही है जो मैंने ऊपर बनाया है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। ये जो डेफिनेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग। तो तुम लोग समझ गए हो ये क्या चीज लिखी है? वही लिखी है जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है। तो हम लोग क्या समझे? हम लोग समझेंगे कि यार यही करस्पॉन्डिंग एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, और करस्पॉन्डिंग एक्स पे क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देती है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो फिर हम ये चीज समझ गए। ठीक है, तो अब क्या निकालना है यार? अब हम ये समझते हैं कि यार एक और वर्ड आपने बोला था, और एक और वर्ड हमारे सिलेबस में भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये क्या चीज है? कुछ नहीं, यही चीज है जो ऊपर लिखा है ना, वही चीज है। यही है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो ऊपर लिखा है। ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी है। अब इसकी दो कंडीशंस होती हैं। ठीक है, क्या क्या कंडीशन होती है? अब ये देख के तुम्हें लगेगा यार ये तो पता ही है, इसको अलग से क्या बता रहे हो। ठीक है, पहला कंडीशन क्या होगा कि कोई भी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी जीरो से तो बड़ी होगी। ठीक है, अब इसको तुम वैसे भी लिख सकते हो कि जीरो से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि समेशन ऑफ पी आई जो है वो क्या होगा मेरा? वो 1 होगा। तो बस यही होता है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। समझ गए हम लोग? बस यही था। ये देखो, मैंने अभी क्या बोला है? मैंने बोला है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने ये नहीं बोला है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। माइंडेड, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन थोड़ी सी अलग चीज होती है, होती सिमिलर ही है बट थोड़ी सी अलग चीज होती है। ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको क्या बोलते हो तुम? इसको बोलते हो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, पीएमएफ भी बोलते हैं इसे शॉर्ट में। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कुछ खास ऐसा डिफरेंस है नहीं, बस अब तुम ये समझो। अच्छा, एक और चीज देखो कि ये जो मैंने किया है, मान लेते हैं इसको मैं प्लॉट कर सकती हूँ ना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को। कैसे? इसी एग्जांपल के लिए प्लॉट करके देखते हैं एक बार। इसी एग्जांपल के लिए अगर मैं प्लॉट करूँ तो ये मेरे पास एक ग्राफ है। ठीक है, इधर होगा अपना एक्स, इधर होगा अपना पी ऑफ एक्स। अच्छा, तो बताओ, इसको अगर मैं जीरो मान लूँ तो हमारा एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है? जीरो ले सकता है, 1 ले सकता है, और 2 ले सकता है। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या क्या है? 1/4। इसको ले लेते हैं अपना 1/4। फिर है अपना 2/4, 2/4, और फिर है अपना अगेन 1/4। तो ये डिस्क्रीट पॉइंट्स है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, क्योंकि अलग अलग डिस्क्रीट तरीके से जो है ये फैले हुए हैं। ठीक है, ओके, कूल। इसमें तो कुछ ऐसे कुछ खास बात बताई नहीं है आपने। ये हो गया नॉर्मल प्लॉट। तो अब प्लॉट करना तो सिर्फ सीख ही गए हो कैसे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यही सेम एग्जांपल लूंगी मैं। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता क्या है? फॉर्मली अगर देखें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ पी आई, यानी पी ऑफ
x लेस देन इक्वल्स टू x ऑफ j या x ऑफ i, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, काम करते हैं, x ऑफ i ले लेते हैं। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? आपने तो समेशन ऑफ पी आई बोला था, अब ये तो 1 होना चाहिए। नहीं, ये देखो, ये i जो है ये तुम्हारा सारा कंटेन नहीं कर रहा है, सारा कंटेन भी करेगा बट इन जनरल है ये। और मतलब क्या मतलब, आप एक बार समझा के देखो। ठीक है, समझा के दिखा देते हैं। वो एग्जाम्पल हमें याद है कि नंबर ऑफ हेड्स वाला, तो x और p ऑफ x। अच्छा, ये नोटेशन भी याद रखना यार, f ऑफ x, p ऑफ x नॉर्मल प्रोबेबिलिटी होती है ये तो। इसको अपन ये भी बोलते थे, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x, है ना? तो ये नोटेशन भी याद रखना। बाकी देखो, ये हमने क्या बनाया था, ये हमने पीएमएफ बनाया था। पीएमएफ क्या था? 0, 1, 2, 1/4, 2/4 और 1/4। अब मेरे को बताओ, इस डेफिनेशन के हिसाब से मेरे को इसका पीडीएफ बनाना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सॉरी, पीडीएफ नहीं, सीडीएफ। ओ, ये तो थोड़ा गलत बता दिया मैंने। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको सीडीएफ भी बोलते हैं। तो पीएमएफ हम समझ गए, सीडीएफ है ये, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या फिर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये सम हो रहा है ना, सम मतलब क्यूमुलेटिव। ठीक है, अब देखो, इसका इसका सीडीएफ अगर मेरे को निकालना है तो इसका सीडीएफ मैं कैसे बनाऊंगी? अरे यार, हाँ, इसका सीडीएफ मैं कैसे बनाऊंगी? इसका सीडीएफ मैं डिफाइन करूंगी, से मैंने कैपिटल एफ ऑफ एक्स से बोल दिया या स्मॉल एफ ऑफ एक्स से बोल देती, क्या होगा ये? दिस विल बी इक्वल टू, इसमें हम बस एक एक पॉइंट पे ना देख के, अब जो जो हमारे पॉइंट थे, x लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, x लेस देन इक्वल्स टू 1, x लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड x लेस देन इक्वल्स टू 3 पे देखेंगे हम। अब इस केस में हमारे पास x लेस देन इक्वल्स टू 3 नहीं, x लेस देन इक्वल्स टू 2 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज थी, 0, 1 और 2। अब क्यूमुलेटिव ये क्या करता है, ये उस पे और उससे कम वैल्यू पे देखता है ना? अब ये तुम ऐसे समझोगे, x लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या होगा, 1/4 ही आएगी वैल्यू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। x लेस देन इक्वल्स टू 1 पे देखो, मैंने तुम्हारा ये बनाया था, क्या बोलते हैं, पीएमएफ। ठीक है, पीएमएफ समझो इधर, ये तुम्हारा p ऑफ x है और ये तुम्हारा x है। ठीक है, ये तुम्हारा 0 पे है, ये तुम्हारा 1 पे है और ये तुम्हारा 2 पे, 1/4, 2/4 और 1/4। ये तो हम समझ गए, ये तो हमने बनाया ही था। अब यार मेरे को ये बताओ, जब मैं बोल रही हूँ कि x तुम्हारा 0 या 0 से कम होगा तब मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बतानी है, मतलब ऐड करके बतानी है सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, तो क्या आएगा, 1/4 ही आएगा। लेकिन जब तुम 1 या 1 से कम पे देखोगे तो तुम्हारा ये तो ऐड होगा ही, साथ में ये वाला रीजन भी ऐड होगा। बेटर होगा अगर मैं अलग पेन से ही दिखा दूँ इसे, तो थोड़ा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको दूसरे पेन से दिखाती हूँ। तो इसमें ये भी ऐड होगा ही, उसके साथ साथ ये भी ऐड होगा। तो समझे? तो मतलब क्या मतलब, ये कि 2/4 प्लस 1/4 होगा ये, यानी कि 3/4। और इसमें क्या होगा, इसमें ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा और ये भी ऐड होगा। मतलब ये क्या होगा, ये होगा 2/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, मतलब 3/4 प्लस 1/4। तो ये क्या आ गया, ये 1 आ गया। तो जब भी तुम हाईएस्ट वैल्यू पे, ऑब्वियस सी बात है, जब 2 से कम पे, ये यहाँ तक तो ये मैक्सिमम जा रहा है, 2 उससे ज्यादा तो जा नहीं रहा है, तो उस पॉइंट पे और उससे कम में मिला के तो तुम्हारा पूरा फंक्शन ही कवर हो जाएगा ना, तुम्हारा 1 ही आएगा वैल्यू। ये तुम्हारा चेक पॉइंट है कि सही चल रहा है। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा सीडीएफ, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी, समझ गए हम ये चीज। अब यहीं पे मैं बता, 3 कॉइन्स का बनाना है तुम्हें सीडीएफ, नंबर ऑफ हेड्स का ही। ये तुम्हारा वीडियो पॉज करके तुम ट्राई कर सकते हो, मैं बना के दिखा देती हूँ तुम लोगों को। बाकी x लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा उस केस में, या फिर x लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा, या फिर x लेस देन इक्वल्स टू 2 रहेगा, या फिर फाइनली x लेस देन इक्वल्स टू 3। उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है। तो एनीवेज मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो 1 ही आएगा, बट स्टिल मैं एकदम
बेसिक लेवल से चेक करती हूँ। बताओ, जीरो पे प्रोबेबिलिटी क्या रहती है? सबसे पहले तो हम उस पॉइंट पे निकाल देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी एट जीरो, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल्स टू वन, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू टू, और प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल्स टू थ्री निकाल के बताओ मेरे को। तो हमें पता है इसके आउटकम्स क्या क्या होते हैं। इसके आउटकम्स होते हैं एच एच एच। मैं इसको कैसे देखती हूँ यार? मैं तो इसको हमेशा से ऐसे ही देखती हूँ, चार बार एच, चार बार टी, एच एच टी टी, एच एच टी टी। मेरे को लगता है ये तो मेरे को बताना भी नहीं चाहिए, बट स्टिल एच टी एच टी एच टी। ठीक है, तो मैं ऐसे करके देखती हूँ। तो ये मेरे पास आठ आउटकम है। तो बताओ मेरे को, प्रोबेबिलिटी एट, प्रोबेबिलिटी व्हेन हेड इक्वल्स टू जीरो, ऐसा तो एक ही आउटपुट है, 1/8। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है एट एक्स इक्वल्स टू वन, मतलब हेड खाली एक ही है। हेड जब एक है इसका मतलब एक, दो और तीन, तीन आउटपुट्स हैं, तो 3/8। फिर नेक्स्ट आता है हेड इक्वल्स टू टू, उसमें भी मेरे पास एक आउटपुट ये है, एक आउटपुट ये है, और एक आउटपुट ये है, तो फिर से 3/8, और फाइनली 1/8। तो अगर अब मैं इसको ड्रॉ करूँ तो बताओ, जीरो पे या जीरो से कम 1/8, वन या वन से कम 3/8 प्लस 1/8, यानी कि 4/8 हो गया। फिर ये क्या हुआ, टू पे 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, 7/8, एंड थ्री पे दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, 1 हो गया। ठीक है जी, तो ये था हमारा ये वाला एग्जाम्पल। तो अगले वीडियो में हम लोग सीआरवी, क्यूमुलेटिव रैंडम वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद डायरेक्टली बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन पे जंप करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं पहले तुम्हें कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का मतलब पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बता दूंगी। फिर उसके बाद सीडीएफ, उसका ही उसका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिखा दूंगी, एंड उसके बाद हम लोग बाइनोमियल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।